दोस्तों आदाब। आकाशवाणी के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आप जानते हैं कि आकाशवाणी का ये पॉडकास्ट एक नई कोशिश है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रेडियो के अलावा आप तक पहुंचे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी। और आज इसी प्रोग्राम की कड़ी में हमने दावत दी है स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब को, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं चेस्ट मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सफर साहब हमें दावत देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपके साथ जब भी मौका मिलता है बात करने का वो गनीमत होता है, क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, ये हम जानते हैं, और आप लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन आज अपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करेंगे आपकी ज़िंदगी की। कहाँ से शुरुआत हुई, पैदाइश कहाँ हुई, पढ़ाई कैसे हुई, इसके बारे में पहले हमारे देखने वालों को कुछ बताएं। देखिए, मैं शहर श्रीनगर को ही बिलोंग करता हूँ और मेरी पैदाइश यहीं पे हुई। स्कूलिंग मेरी टेंडल बिस्को स्कूल में हुई 12वीं जमात तक। 12वीं जमात को पास करने के बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MBBS किया। मैंने MBBS कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ एग्ज़ाम्स, फॉरेन एग्ज़ाम्स को क्लियर किया था, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि, हालांकि उस टाइम जो ये शोबा था उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, और मुझे उस टाइम कुछ और ब्रांचेस में भी मौका था जो उस वक्त इस ब्रांच से बेटर मानी जाती थी। लाइक मेडिसिन था या बाकी रेडियोलॉजी था, ऑर्थोपेडिक्स था। तो लेकिन मैंने वो सब ब्रांचेस को छोड़ के पल्मोनरी मेडिसिन ऑप्ट किया। तो क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं कश्मीर वापस आऊँ तो यहाँ पे जो है पल्मोनोलॉजिस्ट की काफ़ी कमी थी। यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स भी नहीं था कि जिससे यहाँ पे नए नए जो पल्मोनोलॉजिस्ट बनते। तो इस वजह से मैंने ये शोबा चुना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट करने के बाद मैं वापस कश्मीर आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले एज एन सीनियर रेजिडेंट काम किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर CD हॉस्पिटल में, और उसके बाद मेरा एज ए कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ 2008 में, और तब से शोबाई चेस्ट मेडिसिन में मैं काम कर रहा हूँ। और इंटरवीनिंग पीरियड में 2 बार मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ इंडिया गया फॉर फेलोशिप्स, क्योंकि हमारा ऐसा शोबा है कि you have to be upgraded, you have to be you should have know-how of all the new developments। तो एक बार फेलोशिप एक मैंने एनकोना इटली में की इन इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, और सेकंड टाइम मुझे मौका मिला यूनाइटेड स्टेट्स जाने का, जहाँ पे मैंने एक तो क्रिटिकल केयर और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में एक फेलोशिप की, ताकि हम एक तो अपने आप को भी अपग्रेड करें, और जो नया नया इस शोबे में आता है उसको हम यहाँ पे लाके यहाँ की करिकुलम में वो इनकॉर्पोरेट करें। बहुत ही खूब। डॉक्टर बनना शौक था, या फिर ये एक प्रेशर था, या फिर ये एक चांस था? देखिए, ना ही प्रेशर था, ना ही कोई ऐसा ये था कि, मुझे लगता है कि जब हमारा दौर था तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती थी मेडिकल को, और सेकंड प्रेफरेंस रहती थी इंजीनियरिंग को, और मुझे नहीं लगता कि थर्ड ऑप्शन एक कश्मीरी स्टूडेंट के लिए था। हालांकि आजकल के दौर में अगर आप देखें एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम एक माइंडसेट ऐसा होता था या तो मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करना था। और मेरा 10+2 में बोथ सब्जेक्ट्स मैंने ऑप्ट किए थे एज एन एडिशनल मैथमेटिक्स। तो लेकिन मेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिसिन थी। हालांकि अगर मैं अपने ख़ानदान की बात करूं तो मेरे इमीडिएटली जो सब मेल मेंबर्स हैं सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं एक वाहिद था कि मैंने ऑप्ट किया, लेकिन इट वाज एन इंटरनल शौक ही था मेरा कि मैं मेडिसिन में जाऊं, और मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं था किसी फैमिली मेम्बर से या किसी से कि आप मेडिसिन में जाओगे। दे हैड गिवन मी द लिबर्टी कि आप जो आप करना चाहते हो तो आप वो ऑप्ट कर लो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिसिन में आऊँ। लेकिन ऑप्शंस तो बहुत थे उस टाइम, लेकिन अल्टीमेटली आई चूज़ दैट आई शुड बी इन मेडिसिन। बहुत ही खूब। डॉक्टर साहब, अलीगढ़ से ही पढ़ने का क्यों बना? ये अलीगढ़ से आपने MBBS करा। नॉर्मली लोग यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू उन दिनों कोशिश करते थे, लेकिन आपने अलीगढ़ से पढ़ाई करी। इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न? देखिए, ऐसा कोई ख़ास रीज़न तो नहीं था। देखिए, जब 1996 के दिसंबर में हमारा 12th का एग्ज़ाम हुआ, तो हम
मेरे कुछ फ्रेंड्स साथ में लेके हम दिल्ली कोचिंग के लिए शुरू की। तो हम जनवरी में हमने कोचिंग की, इट वाज ए 100-day प्रोग्राम। तो हम उसके बाद वहाँ पे जो भी फॉर्म्स निकले थे तो हमने वहाँ पे हर कोई फॉर्म फिलअप किया, क्योंकि कश्मीर में जब आप रहते हैं तो आप लिमिटेड चॉइसेस रहती है आपके आपके ऑप्शंस पास, कम रहते हैं। और आपको बाहर का नो हाउ नहीं रहता है कि क्या क्या ऑप्शंस और भी है। तो चूंकि हम वहाँ पे थे तो हमने वहाँ पे हर कोई एग्ज़ाम जो वहाँ पे ऑप्शन था हमने वहाँ पे दे दिया, फॉर्म फिलअप किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन 3-4 जगह हुआ। एक तो पहले मेरा सिलेक्शन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और मणिपाल जो एकेडमी है वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन चूंकि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस में एक बॉन्ड रहता है कि यू हैव टू सर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमबीबीएस, तो इस वजह से उस टाइम हालात भी ऐसे थे, तो वो ऑप्शन मैंने तर्क कर दिया था। और उसके बाद चूंकि हमारा ये सिलेक्शन जो है जून 1997 में हुआ, और मैंने जून में ही फिर वहाँ पे ज्वाइन किया। जो हमारा बैच यहाँ पे था उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था एमबीबीएस का, वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में हुआ, क्योंकि हालात उस टाइम कशीदा थे, तो इस वजह से डिले हो गया। टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता था। तो जब मैंने ये वहाँ पे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ मैंने कंप्लीट किया, तब जाके यहाँ पे जो मेरे बैच वाले थे वो उन्होंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। ओके। तो इस वजह से जब तक यहाँ पे एंट्रेंस हुआ था तब तक मेरा फर्स्ट ईयर का हाफ कोर्स सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था। जी बिल्कुल। इस वजह से मुझे यहाँ फिर मौका नहीं मिला यहाँ पे एंट्रेंस देने का, तो इस वजह से कोई ख़ास वजह नहीं थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की। बट लेकिन यू आर लकी एनफ। आई वाज लकी एनफ दैट आई वाज सिलेक्टेड एज एन एक्सटर्नल कैंडिडेट, क्योंकि वहाँ पे जो होता है इंटरनल कोटा होता है 50% एंड 50% इज़ फॉर जनरल। तो आई वाज फॉर्चुनेट एनफ दैट आई पास दैट एग्ज़ाम, और मैंने वक्त से पहले अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। बहुत खूब। जो ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले जो काफ़ी काबिल बच्चे होते हैं, आपके दौर में जब इस तरह के बच्चे होते थे तो वो एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टरी पढ़ने के बाद इमीडिएटली कोशिश करते कि फॉरेन सेटल होने का। आपने जैसा शुरुआत में कहा कि आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए फॉरेन कंट्रीज़ के, तो वो एग्ज़ाम देने के बाद क्या आपको मौका मिला बाहर जाने का, या आपको मौका नहीं मिला? देखिए, जब मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ, ड्यूरिंग इंटर्नशिप नॉर्मली हम पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी को छोड़ के प्लैब की तैयारी कर ली। तो 6 महीने मेरे उसमें सर्फ हो गए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया। तो बाई चांस चूँकि अभी उसमें फिर फर्दर एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो चूँकि हमारे 3-4 महीने बचे हुए थे, तो मैंने पीजी एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। और फॉर्चुनेटली मेरा उस टाइम कश्मीर में जो पीजी एंट्रेंस था उसमें भी सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे भी मुझे ऑप्शन मिला था कि स्किम्स में मेडिसिन अच्छी अच्छी ब्रांचेस ऑप्ट करने का चांस मिला था। लेकिन चूँकि मेरी इंटरेस्ट जो थी कि अगर मैं कश्मीर में रहूं तो मैं ऐसी ब्रांच को लूं जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि मेडिसिन बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि छाती की बीमारियाँ जो है बहुत ज़्यादा है, और चूँकि स्पेशलिस्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसी ब्रांच लूँ जिससे मेरा भी फ़ायदा हो और लोगों को भी आराम पहुँचे। तो चूँकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे ये ब्रांच मिली, तो मैंने सोचा चलिए अब मैं रादर देन गोइंग आउट यूके, जो मेरा ऑप्शन था उस टाइम, वहाँ जाने से बेहतर है लेट मी टेक ए चांस एंड सी कि अगर मैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, अगर मुझे कश्मीर में वापस आने का मौका मिला तो मैं वापस आके अपने लोगों की ही खिदमत करूं। तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली आफ्टर कमिंग बैक टू कश्मीर, मेरा पहले एज एन सीनियर रेजिडेंट मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। हालांकि उस टाइम सैलरी जो थी इट वाज 8,000 रुपीज़ एज ए सीनियर रेजिडेंट। हालांकि मैं अलीगढ़ में जब मैंने सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन किया था, आई वाज ड्राइंग अराउंड 1 लाख रुपीज़ वहाँ पे सैलरी। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कश्मीर ही आऊँ, अपने लोगों की खिदमत करूँ। फैमिली भी यहाँ पे थी, तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे ही कंटिन्यू करूँ। और उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी के बाद 1 साल सीनियर रेजिडेंसी के बाद मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ एज एन कंसल्टेंट, तो उसके बाद तो फिर हमने कोशिश की कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हम अपग्रेड करें। हमारे सीडी हॉस्पिटल में
या बाकी शोबे पल्मोनोलॉजी जो था हम उसको डेवलप करें, क्योंकि यहाँ पे जो है इट वाज, जब हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, इट वाज सॉर्ट ऑफ एन डे केयर सेंटर, जहाँ पे सिर्फ 10 to 2 करीब ओपीडी चलती थी और कोई ऐसा ना कोई इमरजेंसी थी ना वैसा कुछ था। तो धीरे धीरे जब मेरे बाकी कोलीग्स भी जुड़ गए तो एज ए टीम हमने कोशिश की कि इस जो डिपार्टमेंट को है वो अपग्रेड करें, और जो लोग जिनको इस ट्रीटमेंट के लिए कश्मीर से बाहर जाना पड़ता था, वो कोशिश हमारी यही रही कि हम वो सब फैसिलिटीज़ जो है वो हम यहीं पे अवेलेबल कराएं ताकि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हाफ ऑफ योर फैमिली इज सेटल्ड आउटसाइड कंट्री, मतलब योर ब्रदर इज आउट, योर पेरेंट्स आर मोस्टली आउट, तो कभी आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे भी उनके साथ होना चाहिए था? वेल कभी कभी इतनी ठंडी आप मरने के बाद जो जवाब देंगे आप, वो सुनने लायक होगा। देखिए ये तो क्या अटैचमेंट होता है अपनी नेटिव प्लेस से। हालांकि प्रेशर्स तो काफ़ी थे दाएं बाएं से कि हम भी बाहर जाए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बाहर की जो है वो यहाँ से काफ़ी बेहतर है। यू गेट मे बी बेटर सैलरी ऑल्सो, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर एवेन्यूज़, लेकिन जो एक दिल में एक सुकून सा आता है, सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, वो यहाँ पे मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखिए आप बाहर जाते हैं तो आप एक कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, जो प्रोटोकॉल है आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन एक यहाँ पे जो है, चूँकि यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, कि अगर देखिए अगर मैं यूके में जाऊँ, यूएस में जाऊँ, जो भी इन्वेस्टिगेशन मुझे करवानी होती है एज ए प्रोटोकॉल चलना है, और हर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखिए, आई नो दैट मुझे ये कराना है, लेकिन समटाइम्स माई हैंड्स आर टाइड अप। कभी कभी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, कभी कभी ऐसे पेशेंट में कोई स्पेंडिंग पावर नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट हैज़ टू स्पेंड आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। तो ऐसे ये मतलब आपके हाथ भी बंधे रहते हैं। लेकिन उस स्टेज पे अगर आप किसी पेशेंट की हेल्प कर पाते हो, और उसका जो आपका जो ट्रीटमेंट का मोटिव होता है, आपका डायग्नोसिस का मोटिव होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट का मोटिव होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, और एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स द मोस्ट। और इस वजह से जो है, जो कश्मीर में जो है वो काम करने का कुछ और लुत्फ है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं ड्यूरिंग, लगता है कि काश मैं भी बाहर गया होता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम फुली सेटिस्फाइड कि व्हाट आई हैव गॉट टिल टुडे, ऊपर वाला बहुत मेहरबान रहा है। तो आई एम सेटिस्फाइड वर्किंग हियर एंड सर्विंग माय ओन पीपल। माशाल्लाह। लोग मानते हैं कि डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह सोते नहीं हैं, आपका शेड्यूल जानना चाहेंगे? देखिए, देर रात तक भी आप पेशेंट्स के साथ होते हैं, पूरा दिन आप पेशेंट्स के साथ होते हैं, अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा हमें अपना शेड्यूल बता दें। देखिए शेड्यूल तो है, स्माइल तो आपके चेहरे पे आ गई। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 6 hours ऑफ रेस्ट, एंड आई थिंक आई एम गेटिंग दैट। देखिए सुबह तो हमारा 9 से 5 तक हमारी ऑफिशियल टाइमिंग है। उसके बाद उस दौरान मुझे आधे घंटे का ब्रेक मिलता है फॉर लंच एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद क्लिनिक, तो उसके बाद शाम को क्लिनिक के बाद होम, एंड आई थिंक आई गेट एडिक्वेट 6 hours ऑफ रेस्ट। बट जो ओनली रिग्रेट है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। एक्चुअली वहीं आ रहा था। दैट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट आई हैव, क्योंकि अब ये है कि देखिए अब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये क्लिनिक या बाकी चीज़ें, ये मनी ऑलवेज डज नॉट मैटर। पैसा कमाने की बात नहीं है। बिल्कुल, यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी। देखिए अगर मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ तो नॉर्मली हमारा शेड्यूल होता है कि वी कीप 20 पेशेंट्स। तो लेकिन अब ये है कि अब कोई पेशेंट आपके पास बीमार होके आए और आप उसको रिफ्यूज़ करें, तो एक मतलब इंटरनली एक हमारे में भी रहता है कि आप जी अपने आराम के लिए दूसरे को सफ़र करवा रहे हो। तो ये चीज़ इस वजह से हम ये रेगुलेट नहीं हो पा रहा है मुझसे अभी। तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों और अपने फैमिली मेम्बर्स से मैं रिग्रेटफुल हूँ कि मैं जो उनको जो वो टाइम डिज़र्व करते हैं वो नहीं दे पा रहे, वो मैं नहीं दे पा रहा। दैट इज़ द ओनली रिग्रेट इन लाइफ टिल नाउ विच आई हैव। लेकिन आराम की बात है, जब तक आपकी सेहत ठीक है, जब तक आप कोप अप कर पाते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि आप सर्व तो कंटिन्यूसली करें, लेकिन एडिक्वेट रेस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे का रेस्ट दैट आई इंश्योर कि वो मिल जाए। हमने कहा कि आप
क्लिनिक के बाद शाम को, क्लिनिक के बाद घर जाते हैं, ये रात को जाते हैं या शाम को जाते हैं? नहीं, वही रात और शाम के बीच वो आप ले लीजिए 10 बजे तक कोशिश रहती है, कभी-कभी लेट होता है क्योंकि देखिए अगर 5 बजे एज़ एन चूँकि आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट आल्सो, सो देयर आर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज़। तो नॉर्मली अगर 5 बजे का टाइम होता है हमारा, तो मैं कभी 5 बजे निकला नहीं हूँ निकलते हॉस्पिटल नहीं से। तो ये वहाँ पे जो काम कंप्लीट कभी 5, साढ़े 5, 6 भी कभी बज जाते हैं। तो इस वजह से जो है हमारा क्लिनिक का टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। तो दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कि थोड़ा सा डिले हो जाता है शाम को। इस डिले की वजह से, इस शेड्यूल की वजह से भाभी घर में कुछ कहती हैं या बच्चे कभी शिकवा करते हैं? देखिए, अब तो उनकी आदत हो गई है, तो अब पहले तो होता है या कभी-कभी सर के ऊपर से पानी चला जाता है, तो तब तो सुनना पड़ता है। लेकिन अब मैंने पहले भी कहा कि अब आप इस दलदल में घुस गए हो, तो इधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ नॉट मनी व्हिच ऑलवेज़ मैटर्स, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैंने कहा कि किसी को सफ़र करते हुए देखना और अपने आराम के लिए, आई थिंक वो मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा। तो मैं इसीलिए उनसे बार-बार माफ़ी मांग माफ़ी माँगता ही रहूँगा कि थोड़ा सा उनको कोप अप करना पड़े। लेकिन मुझे भी अपनी जगह फ़ील होता है कि जो टाइम एक आपको फैमिली को देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, और उसका मुझे रिग्रेट है। डॉक्टर साहब, अभी अगर हम बात करें शोबा पल्मोलॉजी की, तो कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं? हमारा जो चेस्ट मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, ये कहाँ करता है स्टैंड, और किन चीज़ों की कमी आपको अभी महसूस हो रही है? हाँ, देखिए अगर हम अपना शोबे की मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे जो बाकी कोलीग्स मेरे बाद आए और मेरे साथ ज्वाइन किया, हमारी यही कोशिश रही कि हम इस डिपार्टमेंट को अपग्रेड इस तरीके से करें ताकि हर कोई इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटी, हर कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक पेशेंट को यही मिले और उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन में जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। हमने वहाँ पे, अगर हम अलग-अलग सब डिपार्टमेंट्स की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी अगर हम देखें, हमने वहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी शुरू की, थोरकोस्कोपी शुरू की, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी स्टार्ट किया, ई-बस स्टार्ट किया, रेडियल ई-बस स्टार्ट किया, या स्टेंटिंग, बाकी इन्वेस्टिगेशंस जो मुझे लगता है अगर आप नॉर्थ इंडिया या पूरे इंडिया में देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सेप्ट फॉर टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स लाइक पीजीआई, एम्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इवन कुछ फैसिलिटीज़ जो स्कीम्स में भी अवेलेबल नहीं है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट की। इसके अलावा पॉलीसोनोग्राफी, स्लीप स्टडीज़, वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट दैट इन द होल स्टेट, जो हमारा जे स्टेट था इन द ईयर 2014, ये कहीं पे अवेलेबल नहीं था। एलर्जी डिपार्टमेंट, वी स्टार्टेड एलर्जी टेस्टिंग वे बिफोर इवन स्किम्स एंड अदर जो हमारे बाकी इंस्टीट्यूट्स थे पूरे जे में। इसके अलावा जो हमारी एडवांस पल्मोनरी फंक्शन लैब थी जिसमें स्पायरोमेट्री, डीएलसीओ, बॉडी बॉक्स, हर कोई फैसिलिटी हमने वहाँ पे अवेलेबल की। लेकिन हाँ, कभी-कभी चूँकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो कभी-कभी ही चीज़ आ जाती है, मशीन ख़राब हो जाती है, तो वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट। लेकिन हमारी यही कोशिश रही कि उसको फर्दर हम अपग्रेड करें ताकि हर कोई फैसिलिटी हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल हो। लेकिन हमारा जो एक कोशिश है कि जो हमारा वहाँ पे टेरेन है हॉस्पिटल का वो थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि आप देखते हैं कि ऊंचाई पे है। एक पेशेंट को जब अंदर आता है तो उसको जब सांस फूलता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग शोबों में वहाँ जाना पड़ता है फॉर टेस्ट्स या बाकी चीज़, तो वहाँ टेरेन जो है वो बड़ा हिंडरिंग फैक्टर रहता है हमारे पास। तो हमारी उसमें भी कोशिश है कि हम एक मेन बिल्डिंग, एक जो जिसका प्रपोजल ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ पे एक ही जगह में कंसोलिडेटेड हर कोई चीज़ हो ताकि पेशेंट को जो है उधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े और एक हर कोई फैसिलिटी एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो। इसके अलावा अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो चूँकि आपने यहाँ पे आए डिपार्टमेंट आपने स्टार्ट किया, ये हेल्थ केयर या किसी को पेशेंट केयर ही आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स को तो पढ़ाते ही थे पहले से, लेकिन हमने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी स्टार्ट की, क्योंकि यू नीड टू हैव
फील्ड फोर्स जो आगे जाके आप लोगों को कैटर कर पाए। तो हमने यहाँ पे पहले डीएनबी स्टार्ट किया, तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आए, उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट इनटू एमडी कर दिया। एमडी की प्रोग्राम इस टाइम हमारा चल रहा है, एंड उसके बाद हमारा प्रपोजल है कि हम सुपर स्पेशलिटी डीएम कोर्स स्टार्ट करें। तो हम होपफुल है कि इस साल हमें वो कोर्स मिलेगा, और ये मेरा दिली ख्वाहिश थी कि एक हम अपने हॉस्पिटल को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दर्जा मिले। तो इसके अलावा जो हमारे देखिए जो हमारे यहाँ से अब स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो बाकी कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे उनको वो अपग्रेड कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट शोबा पल्मोनोलॉजी है उसको वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहले लैकिंग था, क्योंकि आप अगर कोई यहाँ पे आए भी वो अपना काम, उसका जॉब ख़त्म, रिटायरमेंट, और ये डिपार्टमेंट फिर से ठप हो जाता है। लेकिन जब आपके नए नए स्टूडेंट्स जुड़ते रहेंगे, क्वालिफाई करते रहेंगे, और ये फिर आगे जाके बाकी जो कॉलेजेस है, आपको अब तो माशाल्लाह हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेजेस है पूरे जम्मू कश्मीर में, और यहाँ का जो है आप देखिए हमारे ही डिपार्टमेंट से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो जीएमसी बारामुल्ला, जीएमसी हंदवारा या जीएमसी अनंतनाग और बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी उनने वहाँ पे ज्वाइन किया है। तो कोशिश हमारी यही रही है कि इस शोबे को जो है ओवरऑल हम डेवलप करें, और जो अल्टीमेटली जो हमारी सोसाइटी है उसको फ़ायदा पहुँचे। डॉक्टर साहब कितनी सीट्स मिली है हमें पीजी के लिए? देखिए हमारी तो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की 4 सीट्स तो ऑलरेडी चल रही थी। इस साल हमें 1 सीट का इजाफा हुआ है, तो 5 सीट इस साल मिली है, और हम होपफुल है कि हमारी जो पोस्ट डॉक्टरल है या डीएम कोर्स में उसकी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 2 सीट उसमें भी मिल जाए। बहुत ही खूब। अगर कश्मीर की बात करें, किस तरह के मसले चेस्ट रिलेटेड जो हैं, जो आपके सामने हर रोज़ आते हैं, कहाँ पर हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारे चेस्ट इश्यूज़ हैं वो कम हो जाए? देखिए जो चेस्ट डिजीज़ हम देखते हैं कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके डिफरेंट वजूहात हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले हम देखते थे कि हमारे विंटर्स में ही चेस्ट की प्रॉब्लम जो है वो एग्रीवेट होती है, लेकिन आजकल में हम देखते हैं कि पूरे साल हमारा जो है चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो इसकी डिफरेंट वजूहात है। सबसे ज़्यादा जो मैं मानता हूँ स्मोकिंग जो है हम इतनी ज़्यादा है कश्मीर में कि इट्स ओनली सेकंड टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ नागालैंड, तो जहाँ पे इससे ज़्यादा इंसिडेंस है स्मोकिंग की। तो हम देखते हैं कि इवन कुपवारा को दर्जा दिया गया था कि इट इज़ द स्मोकिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो स्मोकिंग जो बिद्दत है इसमें हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा फैक्टर पॉजिटिव है हमारी डिफरेंट चेस्ट डिजीज़ का। वो आपका सीओपीडी हो, वो आपका एज़मा हो, वो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो, लंग कैंसर हो, सबसे बड़ा इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो स्मोकिंग है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो एलर्जिक डिजीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कश्मीर में, बिकॉज यहाँ पे ग्रीनरी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, तो जो ही स्प्रिंग सीजन आता है तो पोलिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एलर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारा जो मौसम है यहाँ पे वो भी ऐसा है जो फर्टाइल ग्राउंड होता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। आप देखते हैं कि चेंज ऑफ सीज़न जब होता है उस टाइम हमारी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होती है। विंटर जो है सर्दी बजाती खुद एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या एलर्जीज़ वो एग्रीवेट करता है, और हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीओपीडी पेशेंट्स होते हैं उनमें अटैक्स होने का ज़्यादा खतरा रहता है, और जो एक अटैक होता है वो पेशेंट अपने नॉर्मल लेवल पे कभी नहीं आता है। तो जब अटैक्स होते रहते हैं हर साल तो ये सीओपीडी जो है ये सीवियर सीओपीडी में चला जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अब हम एयर क्वालिटी हम देखते हैं कि अब वो भी इंडेक्स हमारा ख़राब हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज़ या कंडीशन ऑफ रोड्स या ड्राइनेस ऑफ वेदर, जो हमारी हम देखते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, बर्फ़ नहीं हो रही है, तो इस वजह से हमारी एयर क्वालिटी भी काफ़ी कमज़ोर हो रही है, जो एक और फैक्टर बन गया है कि हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो ज़्यादा सीवियरिटी इख्तियार कर रही है। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे जो ऑलरेडी छाती के अमराज में मुब्तला पेशेंट्स हैं वो जो भी डॉक्टर साहिबान को वो फॉलो करते हैं, अपना ट्रीटमेंट जो है वो रिलीजियसली फॉलो करें, क्योंकि हमें
कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो छाती के अमराज है, वो एज़मा हो, वो COPD हो, ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है, ये क्योरेबल नहीं होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिसिन जो है वो लेते रहना कंटिन्यूअसली पड़ेगा। लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर हम इसको कंट्रोल में रखें, जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ नहीं बढ़ेगी और अटैक्स नहीं होंगे। और सबसे, जैसे हमने बात की कि स्मोकिंग एक ऐसी बिद्दत है जो हम शौक से स्टार्ट करते हैं, ये आदत में तब्दील होता है और फिर बिद्दत बन जाता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अर्ली स्टेज पे बिदअत से बच जाए। मेनस जो है इसको हम कंट्रोल कर पाए। स्पेशली ये पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है, ये सोसाइटी का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई इस में इन्वॉल्व हो जाता है तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अर्ली स्टेज पे उसको हम कर्ब करें, ताकि ये फिर आदत ना बन जाए। लेकिन हमारे पास एंटी स्मोकिंग क्लिनिक्स भी हैं, जो एक स्मोकर जिसका एक विल पावर होता है, जो चाहता है कि छोड़ना, उसके लिए भी पॉसिबल है छोड़ना। उसके लिए भी हमें कुछ अद्विया मौजूद है जिससे हम एक पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं कि वो ये स्मोकिंग तर्क करे। तो इसके अलावा और जो हमारे जो ऑलरेडी एलर्जिक पेशेंट्स, उनको मैं ये कहूँगा कि एलर्जी भी कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है, तो एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें देखा कि जब हम कोविड टाइम्स थे, हम उस टाइम जब हमने वो एहतियाती तदाबीर ली, जो भी एडवाइजरीज थी, उससे न सिर्फ हमारा कोविड कंट्रोल हुआ, लेकिन बाकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो अक्सर हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से फैलते हैं। एग्रीवेट होते हैं, तो उसको भी हमने उस कंट्रोल टाइम किया। कंट्रोल किया। बिल्कुल सही। तो विंटर में तो हम देखते हैं कि बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम वो एहतियात बरतें तो हम इस बीमारी को अच्छे हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बार फिर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हालांकि एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी में आपने कुछ लम्हे चुरा लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आप रेडियो के ज़रिए और हमारे आकाशवाणी के ज़रिए लोगों तक पहुँचते रहें, ताकि उन्हें समझ आए कि उन्हें किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, ताकि वो एक आरामदायक ज़िंदगी बसर करें। बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है चेस्ट मेडिसिन के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आज उनसे बात की और जाना उनसे उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी लोगों में सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भी भाभी से और बच्चों से माजरत ही चाहूँगा, क्योंकि आधा घंटा हमने भी चुरा लिया उनकी ज़िंदगी का। लेकिन आपके शौहर जो हैं, भाभी से कहना चाहूँगा कि वो लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, इसका अजर उन्हें अल्लाह ताला देंगे। आप ऐसे ही उनके लिए दुआ करें, वो सेहत व सलामत रहे और लोगों की खिदमत करते रहें। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़।